इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया सरगना घोषित कर दिया। उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रही शाइस्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस ने उसके नाम के आगे माफिया अपराधी शब्द जोड़ दिया। यानी उत्तर प्रदेश के पुलिस रिकॉर्ड में शाइस्ता परवीन अब माफिया सरगना बन चुकी है। न्यूज 18 को मिली एफआईआर की कॉपी में साफ लिखा है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और उस पर 50,000 रुपए इनाम भी घोषित है। इसी एफआईआर में उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे 5 लाख के इनामी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया, जो 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा है। पुलिस अब उन लोगों पर भी शिकंजा कस रही है जिन्होंने फरारी के दौरान शाइस्ता और साबिर की मदद की। इसी कड़ी में 2 मई को पुलिस ने असद के दोस्त आतिन जफर के घर छापा मारा, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता और साबिर आतिन जफर के घर पर 16 अप्रैल को रुके थे। वहीं से उन्होंने अतीक अहमद के जनाजे में शामिल होने का प्लान बनाया था। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका कि दोनों अतीक के जनाजे में पहुंचे थे या नहीं, लेकिन जानकारी मिलते ही 2 मई को पुलिस ने आतिन के घर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद भुवनगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार ने उसी दिन अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। असल में आतिन का परिवार अतीक का करीबी है। 2018 में आरोपी मोहित अग्रवाल के अपहरण और पिटाई के मामले में भी आतिन के पिता जफरुल्लाह आरोपी हैं और अतीक के बड़े बेटे उमर के साथ जेल में बंद है। यानी उमेश पाल की हत्या के बाद जांच के दौरान अतीक गैंग के कई राज से परत दर परत पर्दा उठ रहा है। अतीक के रिश्तेदारों और करीबियों की आपराधिक कुंडली भी यूपी एसटीएफ खंगाल रही है। और इसी कड़ी में अतीक के राजदार वकील सौलत हनीफ से पुलिस कस्टडी में पूछताछ की गई, जिसमें जानकारी मिली कि अतीक के जेल जाने के बाद वसूली गैंग की प्रमुख शाइस्ता परवीन ही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सौलत हनीफ ने कबूल किया कि उसने कई कारोबारियों से मोटी रकम वसूलकर शाइस्ता को दी। यानी लगातार अपराध की दुनिया में शाइस्ता परवीन सक्रिय थी। यही वजह है कि अब पुलिस ने शाइस्ता के नाम के आगे माफिया अपराधी शब्द जोड़ दिया और तलाश तेज कर दी। लेकिन यूपी एसटीएफ को तलाश सिर्फ शाइस्ता परवीन की नहीं है, बल्कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम को दबोचने के लिए अलग अलग राज्यों में छापेमारी जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन चेन्नई में मिली, जबकि दूसरे शूटर साबिर की लोकेशन उत्तर प्रदेश के ही कौशाम्बी जिले के पास थी। लेकिन यूपी एसटीएफ के शिकंजे से बचने के लिए दोनों लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले गुड्डू मुस्लिम ने चेन्नई में मुन्ना कव्वाली नाम के एक अपराधी के ठिकाने पर पनाह ली थी, लेकिन जब तक एसटीएफ की टीम जाल बिछाकर उसे दबोच पाती, वो वहां से फरार हो गया। जिसके बाद यूपी एसटीएफ की एक टीम मुन्ना कव्वाली की तलाश में भी जुट गई, जबकि पुलिस को शक है कि शूटर साबिर उत्तर प्रदेश की सीमा में कौशाम्बी जिले के आसपास ही छिपा हो सकता है, क्योंकि उसकी आखिरी लोकेशन कौशाम्बी जिले में ही ट्रेस की गई थी। पुलिस की एक एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल को शाइस्ता परवीन के साथ साबिर प्रयागराज भी आया था, लेकिन एसटीएफ जब तक उसे दबोच पाती उसने ठिकाना बदल लिया। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को 7 बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया था। इनमें 4 को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अरमान अब भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की टीमें पूरे देश में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। तीनों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है और एक एक करके अतीक के परिवार और उसके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अतीक अहमद के बेटे अली को रिमांड पर ले सकती है, क्योंकि नैनी जेल में बंद अली अहमद से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले शूटर गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और साबिर ने जेल में अली से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी मुलाकात में तीनों शूटरों और अली के बीच उमेश पाल की हत्या को लेकर बातचीत हुई थी। इसी मुलाकात को आधार बनाकर एसआईटी अली अहमद को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में है, क्योंकि यूपी एसटीएफ को शक है कि उमेश पाल की हत्या के दौरान अली भले ही जेल में था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा था। जैसे अतीक अहमद का बहनोई अखलाक का नाम भी इस हत्याकांड से सीधे तौर पर जुड़ गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अखलाक ने गुड्डू को 50,000 और अतीक के बेटे असद को 1.5 लाख रुपए दिए थे, और वो भी तब जब दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को अखलाक के मेरठ वाले घर पहुंचा था और यहीं अखलाक ने उसे पैसे दिए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। जबकि दिल्ली से पकड़े गए एक तस्कर की मदद से अखलाक ने असद को 1.5 लाख रुपए भिजवाए। यानी उमेश पाल की हत्या करने के बाद भाग रहे शूटरों को अखलाक ने न सिर्फ पनाह दी, बल्कि पैसे से भी मदद की। इसी के आधार पर अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और प्रयागराज की नैनी जेल भेज दिया, जिससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां पुलिस को मिल रही हैं। इसी कड़ी में अतीक अहमद की संपत्ति पर भी बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की 3,000 करोड़ की संपत्ति का 70% हिस्सा उसके गैंग के सदस्यों के नाम पर था। यानी अतीक ने अपने रसूख और हनक का इस्तेमाल करके अपने गुर्गों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी, जिसकी जांच के लिए यूपी सरकार ने स्पेशल टीम बना दी, जो जल्द ही एक रिपोर्ट देगी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने जांच से बचने के लिए कुछ प्रॉपर्टी नेताओं, डॉक्टरों, वकीलों, होटल कारोबारियों और ठेकेदारों के नाम पर खरीदी थी। दावा तो ये भी है कि कई नेताओं के पैसे भी अतीक ने अपने काले कारोबार में लगाए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने अपने नौकर, अकाउंट से जुड़े लोगों और पुराने जानकारों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टियां खरीदी। क्योंकि पुलिस को अतीक के घर वालों के पास से जो वसीयत मिली उसमें महज 30% संपत्ति का ही जिक्र है, बाकी के 70% प्रॉपर्टी का आता पता नहीं। इसलिए अब जांच एजेंसियां अतीक की नामी बेनामी सभी तरह की प्रॉपर्टी का लेखा जोखा तैयार कर रही हैं, ताकि अतीक के नाम पर मुनाफा कमाने वाले उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा सके। आरोप तो यह भी है कि अतीक और उसके गुर्गों ने प्रयागराज में शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को भी नहीं छोड़ा। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। वहाँ पे जो इबादत की चीजें थी उनको ध्वस्त करके और खुदबूद करके एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा दिया था, जिसकी शिकायत शिया वक्फ बोर्ड ने कई बार पहले की सरकारों से की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि बाद में जांच की गई तो अतीक के काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ और अतीक के कब्जे से शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को खाली करवाया गया।